हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसीज अपडेट। तो चलिए देख लेते हैं क्या नई वैकेंसी आई है जिसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप सी के रिगार्डिंग ये वैकेंसीज आई हैं कुछ। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे ये वैकेंसीज़ आई हैं, किस तरीके से आप इसके फॉर्म फिल करेंगे, क्या फ़ी लग रही है, कैस किस तरीके का सिलेक्शन ऑफ मोड होगा आपका, किस तरीके के एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, क्या स्किल टेस्ट होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। वीडियो को बीच में मत छोड़िए, पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपको फॉर्म सही तरीके से फिल करना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो काइंडली रिक्वेस्ट फॉर्म को पूरा देखिए और समझिए। तो चलिए देख लेते हैं। ग्रुप सी के लिए इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग स्टेशन से ये वैकेंसी आई है। जैसे कि देख लीजिए, पहला नंबर है एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली की है। यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो कुक के लिए है, मेस स्टाफ के लिए है, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप देख सकते हैं, तीनों ट्रेड के लिए एक एक वैकेंसी है। रिजर्वेशन एज़ यूजुअल आपका कुक के लिए कोई रिजर्वेशन में नहीं, कोटा में नहीं है। मेस के लिए भी कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं है। एमटीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एमटीएस में वैकेंसी है, यानी कि अनरिजर्व इसमें फिल नहीं करेंगे। दूसरा किस जगह का है, तो अलग अलग जो एयरफोर्स स्टेशन है, आप जहाँ पे भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपकी इच्छा हो, जहाँ पे आप जिस एयरफोर्स स्टेशन में फिल करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जैसे कि और भी यहाँ देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली में ही, फिर गुड़गांव में, गुरुग्राम में आप देख सकते हैं। गुरुग्राम का जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है वहाँ के लिए वैकेंसी आई है। न्यू दिल्ली की ही और भी वैकेंसीज़ है। उत्तर प्रदेश कानपुर में देख लीजिए, कानपुर का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे एमटीएस और हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार के लिए जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे वैकेंसी है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इस लिस्ट को देख सकते हैं कि आप फॉर्म कहाँ फिल करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, कहाँ आपकी इच्छा है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या क्या है जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता हो। तो एज़ यूजुअल अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबर, ये सब रिजर्वेशन कोटा है। तो अब जिस भी कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी कोटा का आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करिएगा। एंड डिसेबिलिटी के लिए देख लीजिए किस किस क्राइटेरिया के डिसेबल लोग हैं जो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, लो विज़न हो गया, डीफ यानी कि बहरापन हो गया, हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में दिक्कत है, और भी इस तरीके की जो भी डिसेबिलिटी है उनके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा रखा है इन सारी चीज़ों का, तो आप फॉर्म फिल करिए इसे। एज लिमिट देख लेते हैं कितना ले रहा है। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल तक। बाकी जो एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है अलग अलग कास्ट के लिए, जैसे कि ओबीसी बैकवर्ड कास्ट में जो होता है 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वो यहाँ भी आपको मिलेगा ही। 5 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल के लिए यहाँ भी मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप यानी कि जो डिसेबल लोग हैं उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ मिलने वाला है। एंड अगर आप डिसेबल हैं और साथ में एससी एसटी हैं तो 10 प्लस 5 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 25 में 15 जोड़ लीजिए, 40 साल के अगर डिसेबल हैं, एससी एसटी में आते हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी हैं और डिसेबल हैं तो 3 साल और जोड़ लीजिए, 10 और 3 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन का क्या क्राइटेरिया है, तो एक्स सर्विसमैन आप अपना देख लीजिएगा कि एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो किस तरीके का एनओसी होना चाहिए, क्या आपका होना चाहिए, वो देख लीजिएगा। अगर एससी एसटी और ओबीसी अगर अपना एज रिलैक्सेशन अनरिजर्व कोटा में भरते हैं तो उनको कोई, अगर एससी एसटी हैं और एससी एसटी का डॉक्यूमेंट नहीं जमा करेंगे तो वो अनरिजर्व कोटा में जाएंगे और किसी तरीके का एज रिलैक्सेशन उनको नहीं मिलने वाला है। और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय यानी कि पहले से ही आप लोग अगर एयरफोर्स डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ पे ये वैकेंसीज आई है, अगर डिपार्टमेंट में हैं अगर अंदर में, तो आप देख सकते हैं कि आपका एज लिमिट थोड़ा ज़्यादा किया गया है। जैसे 40 साल अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 43 और 45 साल एससी एसटी के लिए जो डिपार्टमेंट में ही हैं और इसमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये बात हो रही है। द एज रिलैक्सेशन फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट एयर पॉज गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो सरकार का निर्देश है, केंद्रीय नौकरी में जितनी भी तरीके की एज की छूट दी जाती है, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग एससी एसटी है, ओबीसी क्राइटेरिया के लिए, वो यहाँ भी मिलेगा आपको। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए किस किस पोस्ट के लिए, तो आइए फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि स्टोर के लिए
तो स्टोर के लिए देख लीजिए क्या एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन की। तो ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए स्टोर कीपिंग में आप देना चाहते हैं तो, और साथ में एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर कीपिंग अकाउंट इन स्टोर पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने स्टोर कीपिंग का काम किया है तो वो इसकी इच्छा है कि आप एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट एसेंशियल। डिज़ायरेबल का मतलब ये होता है कि उसकी इच्छा हुई कि ये अगर रहा तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। एसेंशियल सिर्फ क्वालिफिकेशन है। दूसरा है एलडीसी के लिए 12th पास होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन। टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए अंग्रेजी में 35 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए अगर देख लीजिए तो क्वालिफिकेशन यहाँ 12th पास मांग रहा है, और टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट का टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। यहाँ पे ये मेंशन करके किया है इसने। स्टोर कीपिंग के लिए भी 12 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के तहत, और डिज़ायरेबल है कि आप पहले से किसी जगह पे स्टोर कीपिंग प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में, अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में भी अगर एमएनसी में आपने काम किया है तो वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर मिलता है। उस लेटर को वहाँ आप दिखा सकते हैं कि मेरा 1 साल या 2 साल का स्टोर कीपिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में किया है तो आप संकोच कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे देख लीजिए ड्राइवर के पोस्ट के लिए तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आपको। हेवी व्हीकल्स का लाइसेंस होना चाहिए, सिविल ड्राइविंग एंड हेवी व्हीकल्स, लाइट एंड हेवी दोनों व्हीकल्स का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एंड प्रोफेशनल स्किल ड्राइविंग नॉलेज ऑफ मोटर मशीन, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मोटर व्हीकल का यहाँ मांग रहा है। ये डिज़ायरेबल नहीं, एसेंशियल है, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक की अगर बात कर ले यानी कि रसोइया, तो उसके लिए है आपका मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे होना चाहिए आपके पास डिग्री, एंड डिप्लोमा होना चाहिए आपका कुक से रिगार्डिंग। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके कुक के ट्रेड के रिगार्डिंग, 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है यहाँ पे। तीसरा है पेंटर, तो 10th क्लास का 10th क्लास में आपका क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। आईटीआई किया हुआ होना चाहिए पेंटर के ट्रेड से। ठीक है, आईटीआई मांग रहा है पेंटर के लिए। तो कारपेंटर का देख लेते हैं, 10th क्लास का पास आउट होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए आपका कारपेंटरी, यानी आईटीआई होता है ना कारपेंटर ट्रेड से, वो आपका किया होना चाहिए। हाउस कीपिंग के लिए मैट्रिक पास ही मांग रहा है, इसमें कोई खास अलग से कोई एक्सपीरियंस या स्किल नहीं मांग रहा है हाउस कीपिंग में। मेस स्टाफ में आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। अच्छा, डिज़ायरेबल इसमें इच्छा ये है इसकी कि आपने 1 साल कहीं पे वेटर के रूप में काम किया है, तो इसकी इच्छा है ये आप है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देख लीजिए मैट्रिक पास होनी चाहिए। 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वॉचमैन, यानी वॉचमैन का डिज़ायरेबल है कि 1 साल आपने कहीं पे वॉचमैन के रूप में नौकरी की है, उसका आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन कैसे लेगा आपका, तो सबसे पहले तो आपका जो मिनिमल क्वालिफिकेशन मांग रहा है, एज लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग आपका स्क्रूटनाइज किया जाएगा आपके फॉर्म को, यानी कि सब कुछ ठीक रहा, अगर आपका एज वगैरह आपने सही रखा है, जितना एज चाहिए उसके अंदर में है, क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही हैं आपके, तब आपका यहाँ पे लिया जाएगा रिटन टेस्ट। एंड रिटन टेस्ट के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। जैसे एलडीसी में क्या क्या सिलेबस होगा रिटन टेस्ट का, तो जनरल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे आम भाषा में बोल लें तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह से रिगार्डिंग। इंग्लिश लैंग्वेज होगी, मैथ्स होगा। जनरल अवेयरनेस की बात कर लें तो जनरल जो करंट अफेयर्स होंगे, करंट के जो न्यूज़ होंगे उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। स्टेनोग्राफर के लिए देख लेते हैं सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आप कंफर्म रहिए कि इंग्लिश की जानकारी आपको होनी चाहिए किसी भी यहाँ पे ट्रेड के लिए। एमटीएस के लिए, फिर वार्ड सहायक के लिए, लॉन्ड्री मैन, मेस स्टाफ एंड अदर जो भी पोस्ट है उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथ होने चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस। तो अब बात क्लियर होगी कि सब कुछ एक जैसा ही है, बस अंग्रेजी की जानकारी आपकी होनी चाहिए। अंग्रेजी का एक विषय होगा जिसका एग्ज़ाम आपको देना होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम ही है सारे पोस्ट के लिए, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन देख लेते हैं कब है, तो द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, यानी जिस दिन ये रिक्रूटमेंट आई है उस दिन से लेके 30 दिन तक आपको फॉर्म रिसीव करने का डेट है।
देख लेते हैं अप्लाई कैसे करेंगे आप। तो अप्लाई करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन नहीं, ये जो भी एप्लीकेशन डालेंगे ऑफलाइन एप्लीकेशन होगा। इसके तहत जो भी एप्लीकेशन आप ऑफलाइन इसको फुल्ली टाइप कराएंगे या फिर एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है इसके साइट पे, उसको डाउनलोड करके उसको फिल करेंगे, उसमें फ़ोटोग्राफ्स चिपकाएंगे। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, एज के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल ITI वगैरह जो भी सर्टिफिकेट अब है वहाँ पे लगा के और उसको बाकायदा कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ इंक्लूड करके आप उस फॉर्म को जिस भी एयरफोर्स स्टेशन के लिए भरना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ जैसे कि मैंने बताया था कहाँ कहाँ है, जैसे कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, जिस भी एयरफोर्स स्टेशन पे आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं जहाँ का भी, वहाँ का एड्रेस पूरा जो लिखा हुआ है बॉक्स नंबर 1 में उसको पूरा 2 में डालेंगे। ठीक है, 2 का जो होता है ना, 2 कहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ पे मेंशन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे विशेष रूप से यहाँ पे बोल दिया गया है कि एक ब्लैंक इन्वेलप रखेंगे, उसमें सेल्फ एड्रेस अपना लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 10 रुपये का उस पर टिकट चिपकाएंगे। टिकट जानते हैं, रेवेन्यू टिकट 10 रुपये का इस पर लगेगा। अच्छा, दूसरी ये बात मैं आपको बता दूं कि जो भी आप फॉर्म सेंड करेंगे तो उसको ऑर्डिनरी पोस्ट से सेंड करिएगा। अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, तो वह आपका फॉर्म सबमिट नहीं मिलेगा, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो आप फॉर्म जो भी भेजिएगा यहाँ से जिस भी एयरफोर्स स्टेशन पे, तो उसको ऑर्डिनरी बाई ऑर्डिनरी पोस्ट ही ये एक्सेप्ट करेगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाइएगा फॉर्म में। ठीक है, तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं किस तरीके का ये फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, किस यूनिट में डाल रहे हैं, यूनिट का मतलब किस एयरफोर्स स्टेशन पे, दिल्ली का है, गुड़गांव का यूनिट है, कहाँ के लिए। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे ब्लॉक लेटर में फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन लास्ट डेट में आपका जो लास्ट तिथि है फॉर्म को सबमिट करने की, उस दिन तक आपका क्या एज हो जाता है, 30 वर्ष 4 महीना, 24 वर्ष 2 दिन 8 महीना, ऐसे जो है वह पूरा यहाँ पे आपको डिस्क्राइब लिखना है। अपना पूरा एड्रेस लिखिए, पोस्ट ऑफिस स्टेट, ये तो जनरली आप जानते होंगे फॉर्म भरने का तरीका है। तो इस पूरे फॉर्म को फिल करना है। देखिए यहाँ पे एक ऊपर फोटोग्राफ्स लगाना है और एक नीचे में है, फॉर्म के नीचे में फोटोग्राफ्स लगाना है। तो ये सारी जानकारी थी जो कि आप इस एयरफोर्स के ग्रुप सी के फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर आपने ITI कर रखा है या फिर आप MTS का फॉर्म यहाँ पे डालना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरिए, बेशक भरिए। सीट के पीछे मत भागिए। देखिए सीट कितना भी हो, आप अभी देख रहे हैं किसी भी तरीके के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 32,000 सीट हो, चाहे 1 लाख सीट हो, जनरली जो कट ऑफ हो रहा है, जो एग्जामिनेशंस जो हो रहे हैं उसमें कट ऑफ उतना ही जा रहा है जितना 4 सीट के लिए, 40 सीट के लिए या फिर 40,000 सीट के लिए हो। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीट के पीछे मत भागिए कि सीट ज़्यादा होगा तो फॉर्म फिल करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सीट कम होती हैं तो उसके रिगार्डिंग नंबर ऑफ़ फॉर्म फिल भी कम होते हैं। आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि 1 लाख सीट होता है तो 1 करोड़ फॉर्म गिरते हैं, 1.5 करोड़ फॉर्म गिरते हैं, तो रेशियो तो ऑलमोस्ट वही हो जाती है। तो आप बिल्कुल इस बारे में मत सोचिए कि सीट कम है फॉर्म फिल करें कि नहीं करें, बिल्कुल फॉर्म को फिल करिए अगर आपको एयरफोर्स में जॉब करना है तो। थैंक यू वेरी मच। अगर फर्दर किसी तरीके की कोई अपडेट्स चाहिए हो वैकेंसी से रिगार्डिंग तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।